वेलकम गाइस, वेलकम टू अड्डा स्कूल में आप सभी का स्वागत है। और मैं अमित सिंह, फैकल्टी ऑफ साइंस, आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूं, जहां मैं क्लास 12 के एनसीईआरटी का डिस्कशन कर रहा हूं। और कल के क्लास में मैंने आपको प्लांट में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसीडियर होती है, चाहे वो एसेक्सुअल की बात की जाए या सेक्सुअल की बात की जाए, कल मैंने आपको बता दी है कि कैसे गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, कैसे गैमेट ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद कैसे फ्यूजन ऑफ गैमेट हुआ, जिसे हम गैमेटोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन कहते थे। सबसे पहले हमने देखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ इन प्लांट्स, वो 3 स्टेजेस को पार करती थी, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में हमने देखा कि 2 इवेंट्स हुए, उसे हमने गैमेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स कहा। दूसरा हमने गैमेट ट्रांसफर यानी जो गैमेट बना उसका ट्रांसफर देखा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के प्रोसीडियर में हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन में ये जो गैमेट्स बने वो आपस में फ्यूज कर रहे हैं। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में हमने देखा कि ये जो गैमेट बना वो फर्दर क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, और फर्दर क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, ठीक है ना। और वो डेवलप करके फिर एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आज का जो हमारा ये क्लास है वो होगा ऑन द इट विल बी ऑन द डिस्कशन ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। तो हम अब उस जीव की बात करेंगे जिसे हम एनिमल्स यानी जंतु कहते हैं। तो पादपों में हमने प्रजनन देख लिया, वी हैव सीन द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, एंड आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज की हमारी टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इन एनिमल्स, तो एनिमल्स के जगह हम ऑर्गेनिजम्स लिखेंगे क्योंकि देखो, एनिमल्स हम जनरली तब कहते हैं जब मैमल्स हों, रेप्टाइल्स हों, इन सब के बारे में हम बात करें। तो एनिमल्स जनरली जानवर हम उसे कहते हैं जिसके 4 पैर, दो, मतलब सम बेसिक फंक्शंस होगा, जैसे कार्निवोर्स हुआ, हर्बीवोर्स हुआ, वैसे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन जब हम ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं तो ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जीव। अब जीव प्लांट्स भी थे और एनिमल्स भी थे। तो एक बार ऑर्गेनिजम्स में हमने प्लांट्स को डिस्कस कर लिया, अब जो हम जीव डिस्कस करेंगे उसमें एनिमल बॉडी होगी। एनिमल बॉडी में फिर हम अमीबा को भी देखेंगे, पैरामेशियम के बारे में भी देखेंगे। मतलब एनिमल किंगडम के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं, राइट फ्रॉम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा से लेके एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल, सब्स। तो हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2 करके पढ़ लेंगे। तो पार्ट 1 हमारे प्लांट्स के लिए था, और जो पार्ट 2 है हमारे किसके लिए है? सो द पार्ट 2 पार्ट इज फॉर एनिमल्स। सो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर स्पीकिंग अबाउट। तो सबसे पहले हमने प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था, अब हम जंतुओं में यानी जानवरों में इस प्रजनन की प्रोसीड्योर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लाइफ स्पैन। अगर हम जीवन आयु के बारे में बात करें तो याद रखें, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, हर एक जीव, ईच एंड एवरी organism can live only for a certain period of time। ऐसा नहीं कि कोई जीवन पर्यंत, जब तक इस धरती पे जीवन है तब तक वो रहेगा, ऐसा नहीं है। कुछ समय के लिए कोई भी जीव इस धरती पे रहता है, अगर उसके लाइफ स्पैन के बारे में बात करूं। और वो जो पीरियड होता है वो कहां से शुरुआत होती है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ, जन्म से लेके उसके मृत्यु तक, फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, टू इट्स नेचुरल डेथ। जो प्राकृतिक तरीके से मौत होती है वो उसका लाइफ स्पैन कहलाता है। अगर समझ लो आज जिंदा है और कल किसी ने मर्डर कर दिया, तो वो हम उसका लाइफ स्पैन नहीं कहेंगे, वो तो एक मर्डर था जिसमें उसकी ओरिजिनल लाइफ स्पैन कुछ और होनी थी और किसी वजह से उसकी लाइफ स्पैन घट गई। तो द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू इट्स नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव का उसके जन्म से उसके प्राकृतिक मृत्यु तक क्या करती है? रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन, रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन, ठीक है।
अब देखो, कुछ जीव ऐसे हो सकते हैं जिसके कुछ दिनों की लाइफ स्पैन हो सकती है, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिसकी आयु कुछ सालों की भी हो सकती है, कुछ हजार सालों की भी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं इट मे बी शॉर्ट, वो छोटा भी हो सकता, इट मे बी शॉर्ट, शॉर्ट एज इन फ्यू डेज, और एज लॉन्ग एज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, या फिर कोई हजारों साल तक भी जिंदा रह सकता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है। और आखिरी बात मैं स्टार करके लिख दे रहा हूं कि जो जीवन चक्र आयु के बारे में हम बात करते हैं, वो याद रखना कभी भी आकार के ऊपर आधारित नहीं होती। लाइफ स्पैन नेवर डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं कि हाथी बहुत बड़ा है तो उसकी आयु ज्यादा बड़ी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है? तो लाइफ स्पैन नेवर डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये तो हमने बात करी लाइफ स्पैन के ऊपर। अब हम उसके रिप्रोडक्शन के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेंगे। ये सब किसके बारे में बात हो रही है, याद रखना, ये सारे जंतुओं के बारे में अब बात हो रही है। तो इसके पहले जितनी भी बात हुई थी वो किसके ऊपर बात हुई थी, तो वो पौधों में बात हुई थी। रिप्रोडक्शन क्या है ऑर्गेनिजम्स में, मतलब जीवों में। कौन से जीवों में, जंतुओं में। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक जैविक विधि है। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें एक जीव जिसमें एक जीव जो है वो क्या करता है, नए जीवों को जन्म देता है, गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। और वो कैसे दिखते हैं, तो उसी की तरह दिखते हैं, गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू इटसेल्फ। अपनी ही तरह दिखने वाले ऐसे नए इंडिविजुअल्स को जन्म देते हैं एक जैविक विधि के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन क्या है, तो ये एक जैविक विधि है जिसमें एक जीव नए जीव को पैदा करता है अपने ही जैसे। नेक्स्ट पॉइंट, इस विधि से होता क्या है, तो इट इनेबल्स, ये हमें प्रेरित करती है, इट इनेबल्स व्हाट, टू मेंटेन, टू कंटिन्यू, मेंटेन नहीं कंटिन्यू लिखते हैं, टू कंटिन्यू अ स्पीशीज, किसी भी एक प्रजाति को सालों दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी कंटिन्यू रखने के लिए क्या करती है, हमें प्रेरित करती है। इट इनेबल्स टू कंटिन्यू अ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान में रखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम रिप्रोडक्शन को देखें जंतुओं में, तो वो दो तरह की होती है। रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। और वो जो दो प्रकार होते हैं उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल, और एक को कहते हैं सेक्सुअल। हिंदी में कहते हैं लैंगिक और अलैंगिक। इसे हम कहते हैं लैंगिक, एसेक्सुअल को हम कहते हैं अलैंगिक, और सेक्सुअल को हम लोग कहते हैं लैंगिक। ठीक है, अलैंगिक और लैंगिक। क्लियर है बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अलैंगिक प्रजनन होती क्या है, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बात करते हैं। देखिए, जब भी एक ही पेरेंट से प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे, ठीक है ना, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, फ्रॉम अ
सिंगल पेरेंट, जब एक ही इंडिविजुअल से अगर बच्चे हों फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, तो वैसे प्रजनन को हम क्या कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। अब उसमें भले ही गैमेट का फॉर्मेशन हो या ना हो, विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ, विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, भले ही उसमें गैमेट बने या ना बने, विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है ना। अब गैमेट बने या ना बने इससे फर्क नहीं पड़ता। हमने जबकि देखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के बारे में भी हमने स्टडी करा था, तो हमने देखा था कि मेल से एक गैमेट निकलता, फीमेल से भी एक गैमेट निकलता। हम अपने अगर ह्यूमंस के बारे में भी डिस्कस करें तो ह्यूमन से हम जानते हैं कि मेल निकालता है स्पर्म जो कि मेल गैमेट है, और फीमेल निकालती है ओवम जो कि एक फीमेल गैमेट है। और ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या करते हैं? एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं सिंगैमी, और उसी सिंगैमी यानी फ्यूजन के वजह से भ्रूण का विकास होता है, यानी भ्रूण का जन्म होता है, जाइगोट। और यही जाइगोट जब डेवलप करती है तो इट फॉर्म्स इनटू एन एम्ब्रायो, इट फॉर्म्स एन एम्ब्रायो। ठीक है ना। वही 9 महीने प्लस माइनस 10 डेज रहती है माता के गर्भ में, तो क्या बन जाता है? एक न्यूली बॉर्न बेबी, एनबीबी। क्लियर है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम जंतुओं में देखें, अगर जंतुओं में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी विधि है जिसमें माता पिता एक ही होगा, माता हो या पिता हो, शरीर एक ही है, और बिना गैमेट फॉर्मेशन के। हो सकता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट वो अपने बॉडी में ही बना ले और फिर दोनों का फ्यूजन हो और बच्चा प्रोड्यूस कर दे, या फिर हो भी सकता है कि वो गैमेटोमेट ना बनाए, अपने शरीर के टुकड़े को अलग करे और वो एक नए इंडिविजुअल के रूप में बन जाए, तो बच्चा तो उसी का कहलाएगा ना। तो वैसे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे आसान और बढ़िया डेफिनेशन। चलिए अगला पॉइंट देखिए। जो बच्चे बनेंगे, तैयार होंगे, मतलब ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब अलैंगिक प्रजनन के द्वारा जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं। आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे दिखना, एंड ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट, और हू बहू किसकी तरह दिखेंगे? तो अपने पैदा करने वाले माँ या बाप जो भी कहो, क्योंकि पेरेंट तो सिंगल होगा, एकदम उसी की तरह ही दिखते हैं। एंड ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट। तो जो बच्चे होंगे वो आपस में भी एक जैसे दिखेंगे, अगर एक हो तो एक ही है, अगर 2-3 हुआ तो वो 2-3 आपस में एक जैसे दिखेंगे, और वो जो 2-3 होंगे वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट से मिलते और जुलते दिखेंगे। ठीक है ना। अब देखो एक टर्म और आता है कि अ ग्रुप, अगर एक समूह तैयार हो, किसका? ऑफ जेनेटिकली, जो जेनेटिक रूप से, ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। कहने का तात्पर्य यह है कि समझ लो 2-3 बच्चे प्रोड्यूस हुए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, और वो 2-3 इंडिविजुअल्स को अगर हम देखते हैं तो फिनोटाइपिकली, फिनोटाइप का मतलब होता है, एक बात मैं साइड में लिख ही देता हूं, ध्यान रखना कि फिनोटाइप का मतलब होता है जो मॉर्फोलॉजिकली सेम दिखे, बाहर से सेम दिखे, और जीनोटाइप का मतलब होता है जो जेनेटिक कैरेक्टर से सेम दिखे। जीनोटाइप मींस जेनेटिक कैरेक्टर्स। मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा। फिनोटाइप मींस मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल बोले तो जो बाहर से दिखे, और जीनोटाइपिकल मतलब जो इंटरनली दिखे। मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल, और जीनोटाइप मतलब जेनेटिक, और जेनेटिक मतलब इंटरनल। ठीक है ना। तो जब एक्सटर्नली आप देखोगे तो ऑब्वियस बात है सिमिलर दिखेंगे, लेकिन जब उनके जीनोटाइप यानी उनके जेनेटिक सीक्वेंस को जब देखा गया तो वो भी एक जैसे दिखेंगे। तो ऐसा एक ग्रुप, 3-4 लोगों का ऐसा एक ग्रुप जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हुए हैं, और अगर उनका जेनोटाइप भी एक जैसा मिले तो वैसे को हम क्या कह देते हैं? जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों सेम दिखे उसे हम क्या कह देते हैं? एग्जैक्ट कॉपीज को हम क्या कह देते हैं? क्लोन कहते हैं। तो याद रखना, a group of genetically identical offsprings produced from a single parent, produced from a
produced from a single parent, produced from a single parent is called क्लोन। ध्यान रखेंगे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्लोन कहते हैं, CLONE। तो क्लोन किसे कहते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। समझ लो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, कोई एक जंतु ले लो जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, कोई एक एनिमल ले लो और उसने प्रोड्यूस किया 4-5 बच्चे। अब उसके जो बच्चे हैं वो एग्जैक्टली एक दूसरे से सिमिलर दिखेंगे, तो ये तो हो गया उनका फिनोटाइपिक कैरेक्टर, मतलब मॉर्फोलॉजिकली बाहर से वो दिख रहे हैं एक जैसे। अब जब उनको इंटरनली देखा गया, उनके जीनोटाइप यानी जेनेटिक सीक्वेंस को देखा गया, तो सबका जेनेटिक सीक्वेंस एक जैसा निकला, तो इसका मतलब वो क्या है, एक दूसरे के क्लोन है। किसके क्लोन है, एग्जैक्टली अपने पेरेंट के वो क्लोन है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज्यादा सवाल भी पूछे जाते हैं आपके बोर्ड्स में, ध्यान रखना, मैक्सिमम इसका वेटेज है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखो जितने टाइप्स होते हैं मैं उनका नाम बता दूं। एक टाइप होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब अपने शरीर के दो टुकड़े कर लो तो उसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है ना। बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल सबसे पहले आप ले लें, एग्जाम्पल ले लें जैसे अमीबा, AMOEBA, अमीबा। एक एग्जाम्पल ले लें आप पैरामेशियम, MECIUM, पैरामेशियम। देखो मैं एग्जाम्पल लेके बना भी देता हूँ, समझ लो ये एक अमीबा है, ठीक है ना। अमीबा के अंदर ये उसके न्यूक्लियस हो गया और ये अंदर उसका साइटोप्लाज्म हो गया। अब अमीबा क्या किया, धीरे धीरे वो कंस्ट्रक्ट किया और वो थोड़ा ऐसे फैला, समझ रहे हो। उसके बाद यही अमीबा थोड़ी देर बाद एकदम कंस्ट्रक्ट करने लगेगा और उसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होके अलग होने लगेगा। ये इधर चला गया, एक इधर चला गया और ये उसके अंदर का शेप है, समझ लो। अब आप समझ रहे होगे कि ये लगभग डिवाइड होने के पोजीशन में आ चुका है। इट इज ऑलमोस्ट इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग डिवाइडेड। देखिएगा ये समझ लो न्यूक्लियस हो गया, ये इधर का न्यूक्लियस हो गया और ये इसके बॉडी का एक्सटर्नल शेप है। इसमें अंदर बाकी के जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो भी लगभग अलग अलग हो रहे हैं। इसका मतलब क्या, इट इज रेडी टू गेट डिवाइड। कौन है भाई, ये अमीबा का ही बॉडी है। अब देखो फर्दर ये कैसे ब्रेक करेगा। अब लगभग न्यूक्लियस जो आपस में अभी तक जुड़े थे वो अलग ही हो जाएंगे, लेकिन अभी तक सेल डिफरेंशिएट नहीं किया है, मतलब सेल अभी तक टूटा नहीं है, अभी भी एक अमीबा का ही बॉडी है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तो एक तो यहाँ न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट हो जाएगी, एक यहाँ न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट हो जाएगी। इसमें भी एक न्यूक्लियस यहाँ बना लो ताकि समझ में आए कि हाँ इसमें न्यूक्लियस है, और यहाँ पे न्यूक्लियस अभी यहीं रहने दो। जो डार्क येलो है ना वो न्यूक्लियस मैंने तैयार कर दिया है, जो डार्क येलो है पूरा वो न्यूक्लियस है, ठीक है ना। और बाकी छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेली समझ लो ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं, ये बाकी छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेलीज हैं। न्यूक्लियस को मैं दूसरे कलर में बना देता हूँ, डोंट वरी, वरना कुछ लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे। अब देखो दो अलग अलग न्यूक्लियस बन गए और अगले स्टेप में आप क्या देखते हो, अगले स्टेप में ये दो अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं और दोनों ही एक नए अमीबा के रूप में अब दिखने लगते हैं। अब ये दोनों ही एक नए अमीबा के रूप में दिखने लगते हैं। तो ये आपके उसका न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस के अलावा बाकी जो दिख रहे हैं वो उसके सेल ऑर्गेनेलीज हो गए और साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है ना। ये तो बाकी समझ लो साइटोप्लाज्म है जो गोल गोल मैंने बनाया है। और अब जो मैं उसमें डार्कन कर देता हूँ समझ लेना वो क्या है, न्यूक्लियस है। ये समझ लो उसका न्यूक्लियस है, ये उसका न्यूक्लियस था
जो रेड वाला है वो क्या है, वो न्यूक्लियस। थर्ड स्टेप में आप देख रहे हो जो न्यूक्लियस है वो लगभग अभी जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक सब डिवाइड नहीं किया है, मतलब इट इज इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग डिवाइडेड। और यहाँ पे वो दो भागों में विभाजित होता है, लेकिन अभी सेल वॉल जो है इसका, मतलब कोशिका भित्ति है, वो अभी तक अलग नहीं हुआ है। और अगले प्रोसेस में ये दो अलग अलग अमीबाज में ब्रेक हो जाते हैं। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो ये दोनों क्या है, ये दो हैं डॉटर सेल्स, ये है डॉटर सेल, और ये क्या है, पेरेंट सेल है। दिस इज द पेरेंट सेल, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, सेल ऑर्गेनेली है, सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। कोशिकात्व जिसे हम कहते हैं, न्यूक्लियस को हम नाभिक कहते हैं। तो कैसे अमीबा में एक पेरेंट सेल डिवाइड हो जा रहा है इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई, ये मैंने आपको दिखाया, एंड द प्रोसेस इज नोन एज बाइनरी फिजन। तो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं आपको और भी डिस्कस कराऊंगा, जैसे बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, और ये हम डिस्कस करेंगे अपने कल के क्लास में ठीक 11 बजे। तो गाइज आप जैसे देख सकते हो आज के क्लास में मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स जितने भी टाइप्स हैं मैंने एक एक करके आपको डिस्कस कराया, और भी बाकी चीज़ें कल आपको डिस्कस कराई जाएंगी ठीक 11 बजे। तो जुड़े रहें एसएससी अड्डा स्कूल पे। और ये आपका अपना चैनल है स्कूल अड्डा, जहां अब स्कूल की पढ़ाई घर से ही आसान और घर से ही करें अपनी स्कूल की पढ़ाई तैयार, और बोर्ड्स में 90% प्लस स्कोर लाएं। सब्सक्राइब करें आप अपने अपने अड्डा स्कूल चैनल को। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं ठीक 11 बजे। आपका अमित सिंह, फैकल्टी ऑफ साइंस, नमस्कार।